रूसो भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू सोपाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम हॉब्स, लॉक, रूसो का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये तीनों ही विचारक समझौतावादी विचारक हैं। इन तीनों के विचारों में व्यक्ति परस्पर एक समझौता करते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। तीनों ने अपने मानव स्वभाव को, प्राकृतिक अवस्था को, समझौते के कारणों को, समझौतों को और समझौते द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था को अलग अलग प्रकार से चित्रित किया है। अतः हम इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव मूलतः मनोविज्ञान का विषय है, किंतु हॉब्स, लॉक व रूसो के दर्शन में यह उनके राजनीतिक विचारों का मूल आधार है। इनमें से प्रत्येक ने अपनी मानव स्वभाव संबंधी धारणा की नींव पर ही अपने राजनीतिक दर्शन का भवन खड़ा किया है। तो सबसे पहले हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है। उसके अनुसार मानव एक भौतिक व एवं सामाजिक प्राणी है जिसकी मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा है। मानव मानव में दो प्रमुख अवगुण हैं, भय तथा स्वार्थ। इसके अलावा उसमें अहंकार, संघर्ष की प्रवृत्ति तथा शक्ति से प्रेम आदि के दुर्गुण भी हैं। हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति मानव में विवेक की भी उत्पत्ति करती है और यह विवेक मानव को समझौते के लिए प्रेरित करता है। दूसरा लॉक ने संपूर्ण सृष्टि की एक नैतिक व्यवस्था स्वीकारी है और मानव को एक नैतिक व सामाजिक प्राणी माना है। मानव में अनेक सद्गुण पाए जाते हैं, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, विवेक आदि। तीसरा है रूसो। रूसो के अनुसार मानव की दो मूल प्रवृत्तियां हैं, आत्म प्रेम तथा सहानुभूति। इन दोनों प्रवृत्तियों में तालमेल स्थापित करने का कार्य अंतःकरण करता है और अंतःकरण का पथ प्रदर्शन विवेक करता है। रूसो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें सद्गुण व दुर्गुण दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु उसमें दुर्गुण की तुलना में सद्गुण अधिक होते हैं। इसके साथ ही रूसो यह भी बताता है कि मानव स्वभाव पर बाह्य सामाजिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब समाज में अन्याय व पतन की स्थिति होती है तो मानव में दुर्गुणों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु जब समाज की रचना न्यायपूर्ण होती है तो व्यक्ति में भी सद्गुण अधिक सक्रिय होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि जहाँ होब्स ने मानव स्वभाव को मूलतः स्वार्थी, कृतघ्न, चंचल मतलब विकृत माना है और लॉक ने उसे मूलतः सद्गुणी माना है,
वहीं रूसो ने मानव को सद्गुण व दुर्गुण का मिश्रण माना है। दूसरा है प्रकृति की अवस्था। तीनों विद्वानों ने प्रकृति की अवस्था को राज्यहीन माना है। जैसे हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं था। मनुष्यों के बीच परस्पर भय, स्वार्थ, अहंकार, शक्ति, छल आदि से प्रभावित व्यवहार था। प्रकृति की अवस्था में मनुष्यों के बीच तनाव, संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति थी। होब्स की प्रकृति की अवस्था अराजकता वाली और अत्यंत कष्टकारी थी, किंतु व्यक्ति के पास आत्मरक्षा का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार था। लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था एक सामाजिक अवस्था थी, अर्थात उसमें समाज था किंतु राज्य नहीं था। व्यक्ति समाज में शांति, सहयोग एवं सद्भाव के साथ रहते थे। व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक कानूनों से नियंत्रित होता था और व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु प्रकृति की अवस्था में कुछ आधारभूत असुविधाएं थीं, अर्थात इन प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों को स्पष्ट करने वाली संस्था नहीं थी। तीसरा है, रूसो ने प्रकृति की अवस्था के विवरण को 3 चरणों में बांटा है। उसके अनुसार प्रकृति की अवस्था के प्रथम चरण में आदर्श समाज था, जिससे रूसो मानव इतिहास का स्वर्ण युग कहता है। किंतु क्रम से समाज का विकास हुआ और प्रकृति की अवस्था के तृतीय चरण में मनुष्यों के बीच समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे का अंत हो गया। इससे मनुष्यों के बीच परस्पर द्वेष एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। वस्तुतः रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था के विवरण का प्रारंभ लगभग लॉक जैसा करता है और इसका अंत हॉब जैसा करता है। अर्थात प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव पर आधारित थी, किंतु संपत्ति की संस्था ने असमानता को जन्म दिया और अंत में प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के समान संघर्षमयी हो गई। तीसरा है प्राकृतिक कानून। हॉब्स ने मानव के विवेक द्वारा स्वीकृत 19 प्राकृतिक कानून माने हैं, जिनमें से 3 प्राकृतिक कानून अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन प्राकृतिक कानूनों का उद्देश्य मानव की आत्मरक्षा में मदद देना है, किंतु हॉब्स बताता है कि प्राकृतिक कानून बंधनकारी नहीं थे और यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह इनका पालन करे अथवा नहीं। इसी प्रकार लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून विश्व की नैतिक व्यवस्था का एक अंग है और यह व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है। व्यक्ति इसका ज्ञान विवेक द्वारा प्राप्त करता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून प्रत्येक व्यक्ति को यह प्राकृतिक अधिकार देता है कि वह उस व्यक्ति को दंडित करे जो प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करता है। वहीं रूसो ने प्राकृतिक कानून की किसी धारणा का उल्लेख नहीं किया है। उसके अनुसार प्रकृति की अवस्था में व्यक्ति अपनी सहज भावनाओं के अनुसार आचरण करता है। चौथा है प्राकृतिक अधिकार। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था में व्यक्ति को आत्मरक्षा का प्राकृतिक अधिकार था। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप में प्राप्त था, अतः जीवन की रक्षा के लिए उनमें परस्पर संघर्ष तथा युद्ध की स्थिति थी। इस अधिकार के अनुसार व्यक्ति को दूसरों को लूटने व हत्या करने की स्वतंत्रता थी। प्रकृति की अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित था, अर्थात शक्ति का बोलबाला था।
दूसरा, लॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था में व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और व्यक्ति इनका उपयोग करता था। तीसरा, रूसो ने प्राकृतिक अधिकार की किसी धारणा का उल्लेख नहीं किया है। वह प्रकृति की अवस्था को बंधनहीन बताता है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र बताता है। इस प्रकार वह व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार से संपन्न मानता है। अगला है समझौते के कारण। पहला, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था संघर्ष, अराजकता तथा कष्टों वाली थी। यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति अर्थात आत्मरक्षा के लिए खतरनाक थी, अतः व्यक्तियों ने समझौते द्वारा इस स्थिति का अंत किया। दूसरा, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सामान्य रूप से शांति, सहयोग व सद्भाव की अवस्था थी, किंतु उसमें कुछ आधारभूत कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए लोगों ने 2 समझौते किए। जैसे, प्राकृतिक नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थे, इनकी व्याख्या करने के लिए और इन्हें लागू करने के लिए कोई संस्था नहीं थी, अतः व्यक्तियों के बीच मतभेद पैदा हुए और समाज में कलह फैल गया। इस कष्टपूर्ण स्थिति की समाप्ति के लिए समझौता करना आवश्यक हो गया। तीसरा, रूसो के अनुसार प्रकृति की अवस्था का प्रारंभिक काल अत्यंत आदर्श स्थिति का था, किंतु जब समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और सभ्यता व संस्कृति का विकास हुआ, तो व्यक्तियों के बीच समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे के संबंध समाप्त हो गए और उनके बीच परस्पर असमानता, द्वेष तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कष्टपूर्ण स्थिति का अंत करने के लिए लोगों ने समझौता किया। छठा है समझौते की प्रक्रिया। पहला, हॉब्स के अनुसार मात्र एक समझौता हुआ और यह केवल साधारण व्यक्तियों के बीच हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक साथ ही समाज, राज्य एवं शासन की स्थापना हुई। हॉब्स के समझौते में शासक सम्मिलित नहीं है, वह तो समझौते का परिणाम है। समझौते की शर्तें शासक पर लागू नहीं होती हैं। दूसरा, लॉक के अनुसार 2 समझौते हुए। पहला समझौता साधारण व्यक्तियों के बीच हुआ और नागरिक समाज अर्थात राज्य की स्थापना हुई। दूसरा समझौता नागरिकों तथा शासक के बीच हुआ और इसके द्वारा संवैधानिक तथा मर्यादित राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा, रूसो के अनुसार एक ही समझौता हुआ। प्रकृति की अवस्था में समाज पहले से ही मौजूद था और इस समाज के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति एकत्रित हुए और प्रत्येक व्यक्ति ने इस संपूर्ण समाज के साथ समझौता किया। इस समझौते द्वारा एक सर्वोच्च, शक्ति संपन्न तथा सामान्य इच्छा वाले नागरिक समाज की स्थापना हुई। इस प्रकार ये हॉब्स लॉक रूसो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है। धन्यवाद।